महाभारत 2024 के पहले फेज का मतदान कुछ ही घंटे दूर है। इससे इतर राजनीतिक दल आगे के फेजेस के लिए भी जोरदार तरीके से जंग के मैदान में वार पलटवार में जुटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट आज फुल फॉर्म में थे। सबने अपने अपने तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया। हालांकि राहुल गांधी का एक बयान आज चर्चा में है। वहीं बीजेपी जंग में पूरी तरह खुद को झोंक चुकी है, तेजी से आगे बढ़ रही है और 400 पार का नारा दे रही है, जो कांग्रेस के गले से नीचे नहीं उतर रहा। इन वार पलटवारों के पीछे तुक है या ये बेतुके हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं। पौरुष जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। पौरुष जी, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे ओलंपिक्स के लिए टीम इंडिया को जब भेजा जाता है तो कहते हैं कि हम कम से कम 6 मेडल लेकर लौटेंगे। तो ओलंपिक्स कमेटी ये थोड़ी ना कहती है कि फिर हम उस 6 गेम को खत्म करवा दें, मतलब सिल्वर कांस के लिए लगे। वैसे ही अगर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो वो तो अपना लक्ष्य बता रही है ना। वो ये थोड़ी ना कह रही है कि हमें 400 पार आ रहे हैं। स्वप्निल जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हालांकि बीजेपी 400 का क्या, बीजेपी तो चाहे तो 600 का भी दे सकती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से ज्यादा का भी दे दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थानी में एक कहावत होती है कि ये ना, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके हैं तो थोड़े क्यों। तो हमारी तरफ से ये कुछ भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करें, और इनकी जो विशेषता है वो ही यही है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। इस बात को भारत देश की जनता, लेकिन कम से कम वो अपना लक्ष्य तो बता रहे हैं ना। आईएनडीआई और कांग्रेस ने तो अपना लक्ष्य भी नहीं बताया है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव फेयर होना चाहिए और प्रतिस्पर्धा का मौका सभी को मिलना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात की, और हमने हमारे अभी वाले घोषणा पत्र में 30 लाख रोजगार की बात की। आप तुलना करते हुए कह सकते हैं कि पुरुष जी वो तो 2 करोड़ की बात करें, आप 30 लाख की बात करें। पर देखिए हम लोग धरातल में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें पता होती है, हमें हमारी भी सीमाएं पता होती है, हमने सामने वाले लेकिन 2014 वाले पर मैंडेट तो हमने 2019 में देख लिया। अब 2019 वाले पर मैंडेट हम 2024 में देखेंगे। लेकिन पौरुष भाई, मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं कि सबको मौका मिल, मैं कह रहा हूं बीजेपी कम से कम ये अपना लक्ष्य बता रही है कि हम 400 पार की कोशिश में है ना, पर आईएनडीआई तो अपना लक्ष्य नहीं बता रही है। तो क्या आप बिना लक्ष्य के बस आप एक ही मोटो के साथ निकले हैं कि बस मोदी का विरोध कर लें और किसी तरीके से उनके रथ को रोक दें, फिर भले ही हंग असेंबली हो जाए? अरे भाई, आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा ना। देखिए निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य जो है वो सबसे पहले तो, जैसा आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने अपने अनेकों बयान में कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो चुनाव में सत्ता में आने से बड़ा देश को बचाना और देश के संविधान को बचाना। क्योंकि उसके लिए हमें सत्ता में आना आवश्यक है, इसलिए हमने आईएनडीए गठबंधन बनाया। देश में अगर आपको देश को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है तो वो तो आप विपक्ष में रहते हुए भी बचा सकते हैं, मजबूत विपक्ष होकर। तो ये कहना कि 400 पार हमारे गले के नीचे नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे पौरुष भाई, 400 पार का जो बीजेपी का नारा है, क्या कम से कम कांग्रेस ये स्वीकार कर सकती है कि वो उनका लक्ष्य है? वो ये मानकर चल रही है कि उनका लक्ष्य नहीं है, यही होने वाला है। क्योंकि सचिन पायलट ये कहते हैं कि फिर आप चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? अरे भाई, मोदी थोड़ी ना चुनाव कराएंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन कराएगा ना। देखिए मैं आपसे इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो राजस्थानी वाली कहावत का जिक्र किया कि मन के लड्डू फीके क्यों, फीके हैं तो थोड़े क्यों, हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी 600 का लक्ष्य बताया, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में क्या होने जा रहा है वो 4 जून को जो है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर पता पड़ेगा। और चूंकि एक आपने बात करी इलेक्शन कमीशन वाली, तो मैं एक चिंता जाहिर करना चाहूंगा कि जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी चिंता जाहिर की गई। मैं हालांकि आप मुझे घेरने के लिए ये भी कह सकते हैं कि आप अभी से ईवीएम की बातें करने लगे, परंतु जो आज की प्रैक्टिकल स्थिति देखने में आई कि जब वहां पे केरल के अंदर मॉक ड्रिल हो रही थी और मॉक ड्रिल के अंदर जो वोट डल रहे थे वो सारे बीजेपी को जा रहे थे, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो सुनवाई चल रही थी उसमें तथ्यों से अवगत कराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चिंता व्यक्त की। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, आप पूरी बात बताया कीजिए पौरुष भाई, आप पूरी बात बताया कीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आप वीवीपैट की पर्ची मिलान में दिक्कत कहां है, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना जवाब भी दाखिल किया। जवाब ये था कि भाई क्या ये पेचीदा नहीं होगा, और जब वोटर बाहर निकलेगा और उसकी पर्ची किसी और के हाथ में लग गई तो क्या असुविधाएं नहीं होंगी, ये इलेक्शन कमीशन ने भी बताया। आप पूरे हिस्से तक जाया कीजिए ना। जैसे आप 400 पार पर आपकी सुई अटक गई, नहीं, वैसे इलेक्शन कमीशन से जुड़ी न्यूज पर भी आप आधे तक पहुंचे हैं।
नहीं, इलेक्शन कमीशन की न्यूज का मेरा हालांकि देखिए वही बात है स्वप्निल जी कि हम किसी पार्टी में शादी में जाते हैं, पूरा बुफे लगा होता है, तो हम लोग उसमें से अपनी प्लेट में वही लेते हैं जो हमारे लिए चलिए, तो फिर एक बात बताइए, इस 543 के बुफे में से आप अपने हिस्से का व्यंजन कितना मान रहे हैं? मतलब आपकी कितनी सीटें आप मान रहे हैं? एक लक्ष्य तो कुछ तो होगा दादा, कुछ तो होगा। 50, 150, 250, 350, कुछ तो लक्ष्य होगा। निश्चित तौर पे हम लोग 300 से 350, 300 से 350 के बीच में हमारी INDA गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सीटें मान के चल रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत कंफर्टेबली हम लोग सरकार बना रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, हमारी बातें जो है छोटा सा सवाल, वही सवाल जो सचिन पायलट ने पूछा, जब आप 350 मानकर चल रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों कराएं? नहीं देखिए, चुनाव तो कराने हम दावा नहीं करें ना स्वप्निल जी। हाँ। हो सकता है कि जनता हमें 350 से ज्यादा सीटें दे दे, और हो सकता है कि जनता हमें हमारी आशा के अनुरूप सीटें नहीं देकर के वापस विपक्ष में बैठा दे। देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमें या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ना करना चाहिए। पर ये अंतर होता है, देखिए किसी भी युद्ध में उतरे ना पौरुष भाई, देखिए मेंटालिटी का अंतर होता है। किसी भी युद्ध में उतरे तो जीतने के लिए उतरना चाहिए, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हो सकता है हमें विपक्ष में बिठा दिया जाए। बीजेपी ये सोचने को तैयार नहीं है, और यही उसे घातक योद्धा के तौर पर आपके सामने खड़ा करता है। इस बात को पौरुष भाई आपको समझना होगा। अपूर्वा जी मेरे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। अपूर्वा जी, अभी तो देखिए क्या है कि देश में जो भी चल रहा है वो लगता है कि बीजेपी की ओर से चल रहा है, ठीक है? जैसे ईडी बीजेपी की ओर से चल रही है, सीबीआई बीजेपी की ओर से चल रही है। अपूर्वा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो देखने में ऐसा लगता है कि जो भी चल रहा है वो बीजेपी की ओर से ही लगता है, सही चल रहा है। अब जब आप 400 पार का अपना लक्ष्य बता रहे हैं तो किसी को ये लग रहा है कि दरअसल आप तो ये तय कर चुके हैं कि 400 पार ही आएगा। मान लीजिए अगर आपको 400 पार आ जाता है तो दोष ईवीएम का, और दोष इलेक्शन कमीशन का, दोष देश की जनता का। देखिए स्वप्निल जी, प्रत्येक चुनाव एक चुनौती होता है, और हम प्रत्येक चुनाव को एक चुनौती ही मान के चलते हैं। हमारी तैयारियां भी उसके अनुरूप है। पर जब हम कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये हमारी कोई, ना तो मैं कहती हूँ कि महत्वाकांक्षा है, ये विश्वास है। और ये विश्वास वो विश्वास है जो हम पिछले 10 वर्षों से जनता की आंखों में देख रहे हैं। जब जनता के सपने पूरे होते हैं, जब महिलाओं के सपने पूरे होते हैं, जब युवाओं के सपने पूरा होते हैं, तो उनके अंदर का जो विश्वास बोलता है, हम उनकी आंखों में, लेकिन कभी कभी वो होता है ना कि मुंह तक तो आया लेकिन हाथ में लगा। क्या चाहते हैं? जब हम नए भारत की बनती हुई तस्वीर देखते हैं और इस देश की बदलती हुई ताबीर देखते हैं, तब हम ये चीज कह सकते हैं कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना कि मुंह तक तो आया लेकिन हाथ न लगा। जैसे आपको 2017 का गुजरात याद होगा, आपका लक्ष्य तो 180 था लेकिन उतनी आई नहीं थी। तो क्या आप उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है, आपने अपना लक्ष्य जरूरत से ज्यादा बड़ा रख लिया? क्योंकि आपका लक्ष्य तो 300 पे भी पूरा होता था। मैं पूरा कह रही हूं, ये लक्ष्य हमारा नहीं है, ये लक्ष्य उन तमाम भारतवासियों का है, ये लक्ष्य उन 140 करोड़ देशवासियों का है जो एक विकसित भारत का संकल्प रखते हैं, जो राष्ट्रवाद का संकल्प रखते हैं, राष्ट्र को मुख्य धारा में लाने का संकल्प रखते हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा 400 पार कौन बोल रहा है? लेकिन बीजेपी के अलावा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा 400 पार कौन बोल रहा है? ना राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, ना आम जनता बोल रही है। जनता आपको 4 जून को बताएगी कि कौन बोल रहा है 400 पार। नहीं, हम we can just sense this, we can just sense the environment। ये जनता बोल रही है कि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 पार लेकर के जाना है। ये हम नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, जनता बोल रही है। और इसका जो है आपको नमूना 4 जून को देखने को मिल जाएगा। अपूर्वा जी, बहुत पर्सनल बात तो नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं ये फैक्ट शेयर कर लूं। आप पूल खेलती हैं और मैंने देखा है, तो उसमें क्या होता है ना, एक सफेद कलर की बॉल होती है जिसके थ्रू अलग अलग कलर के बॉल्स पर निशाना लगाना होता है। अब फोटो में तो ये नजर आता है कि आप निशाना लगा रही हैं, लेकिन वो लगा या नहीं लगा वो तो आप जो बोल देंगी हमें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो वहां मौजूद नहीं थे, हमने तो आपको पूल खेलते देखा नहीं। तो बीजेपी कहीं वही तो नहीं कर रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में से गरीबी हटाने का, देश में 25 करोड़ लोगों को भूखमरी की रेखा से ऊपर लाने का, इन सभी लक्ष्यों के ऊपर हमने अच्छे से निशाना लगाया और हमने इसको टारगेट भी किया। आप पाएंगे कि हमने इसके अंदर 100% अचीव भी किया। चाहे राष्ट्र को मुख्य धारा में लाने की बात हो, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भारत को नंबर 1 पे खड़ा करने की बात हो, चाहे कोविड जैसे महामारी के काल में देश को उस चीज से निकालने में, और साथ में सहायक जो हमारे आसपास की कंट्रीज थी उनको वैक्सीन मैत्री देने की बात रही हो, चाहे भारत ठीक है अपूर्वा जी, पटल पर वापस, ठीक है अपूर्वा जी,
मैं जवाब के हमने इस हिस्से जितने निशाने लगाए हमने सबको ठीक, साधा है। मैं चाहे धारा 370 मैं आपके जवाब को इस जगह पर सिर्फ इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि मैं अपूर्वा जी प्लीज, अपूर्वा जी 2 मिनट, मैं आपके जवाब को सिर्फ इस जगह पर इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि पहले फेज का मतदान कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा और कुछ पोर्शंस जो अभी मैं मेरे रहते हुए स्क्रीन पर नहीं आने दे सकता, उसमें से कुछ बातें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बुरा मत मानिएगा। पौरुष भाई मैं आपके पास आ रहा हूं और अब एक गंभीर सवाल के साथ आ रहा हूं, लेकिन एक सीन बताने के बाद आ रहा हूं। सीन दरअसल ऐसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 90 के दशक में जो महाभारत का सीरियल घर घर में देखा जाता था, आपने भी देखा होगा, अपूर्वा जी ने भी देखा होगा, उसमें जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता था, चलिए आप रामायण भी मान लें, उसमें भी जब चल रहा होता था, एक तीर इधर से आता था जिसमें से ऐसे आग निकल रही होती थी, दूसरा तीर इधर से आता था जिसमें से ऐसे पानी की बौछारें निकल रही होती थी। वो 2 तीर आपस में टकराते थे और पानी की बौछार वाला उस आग को बुझा देता था और फिर धीमे से वो तीर यूं यूं होते हुए गायब हो जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। आपने एक ऐसा तीर चलाया जिसको गायब होना ही होना है, और वो चलाया केरल में। राहुल गांधी कह रहे हैं, और उन्होंने इंग्लिश में कहा, और मुझे इंग्लिश ठीक ठाक आती है पौरुष भाई, बीजेपी वॉन्ट्स टू इंपोज वन हिस्ट्री, वन नेशन, वन लैंग्वेज। अब ये एक ऐसा शख्स कह रहा है जो भारत जोड़ो के नाम पे निकला और उसको वन नेशन से दिक्कत है। अरे भाई, राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र चाहते हैं, या बीजेपी एक राष्ट्र को थोपना चाहती है, इंपोज थोपना चाहती है एक राष्ट्र। अरे भाई, किसे नहीं चाहिए एक राष्ट्र, सबको चाहिए। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे स्वप्निल जी इस बात को कहना चाहूंगा कि केरल के जो लोग होते हैं वो साक्षरता के मामले में भारत के नंबर 1 राज्य केरल जो है वो साक्षरता के मामले में, तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो आपकी हंसी उड़ाएंगे फिर तो इस बयान पर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अगर राहुल गांधी जी के भाषण से अगर वहां पर केरल के लोगों को कोई आपत्ति होती तो निश्चित तौर पे मीडिया का और सोशल मीडिया का जमाना है, और दिल्ली की मीडिया तो वैसे भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ ज्यादा ही तस्वीरें पेश करती है, तो निश्चित तौर पे केरल के लोगों के कई इस तरह के इंटरव्यू सामने आ चुके होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का जो कहने का अर्थ था, राहुल गांधी जी जो कहना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारत एक विविधताओं भरा देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कानून है, विभिन्न प्रकार की जातियां, जनजातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म है, 100 तरह के फूलों का गुलदस्ता, जब 100 तरह के फूल जब मिलते हैं, अरे पर बीजेपी वांट्स टू इंपोज वन नेशन। पौरुष भाई, आप जो जवाब दे रहे हैं उसका इससे क्या लेना देना है? वन नेशन, एक राष्ट्र थोपना चाहती है तो देश चाहता है थोपो भाई, एक ही राष्ट्र रहना चाहिए। नहीं, वो देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से कई बार निकलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातों को जो है वो सीरियस नहीं लेती। हम लोग विद्वान लोग हैं, हम लोग भावनाओं को समझने वाले लोग हैं। अगर पौरुष भाई आप राष्ट्रभक्त हैं तो बीजेपी वांट्स टू इंपोज वन नेशन, ये तो आपको भी चुनना चाहिए। राहुल गांधी जी के कहने की क्या भावना थी, वो लोग देखिए सब लोग समझ चुके हैं। क्या सबसे बड़ी बात ये, देखिए भारतीय जनता क्या समझे लोग, भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए ना क्या समझे लोग? केरल के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, राजस्थान की लिटरेसी रेट उतनी नहीं है। अब राजस्थान की लिटरेसी रेट उतनी नहीं है तो राजस्थान इसको क्या समझेगा? नहीं, राजस्थान इसको क्या समझेगा वो अर्थ नहीं है ना। राजस्थान तो राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। आज देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हुई, तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल पे होगा ना। राहुल गांधी जी ने क्या बोला इस बात पे चुनाव थोड़ी ना होने जा रहा है। चुनाव इस बात पे होने के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में भारत देश के लिए क्या किया। अरे पर जनता देखना तो चाहेगी ना कि विपक्ष में आप ऐसे हैं कि आपको सत्ता तक पहुंचाया जाए। क्या जनता ये भी नहीं देखना चाहेगी कि विपक्ष कैसा है? डिबेट और सवाल जवाब स्वप्निल जी इस बिंदु पर होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। पौरुष भाई, अगर आप बोल रहे हैं बीजेपी वांट्स टू इंपोज वन नेशन, आपने एसआईटी बनाई, कालाधन पे एसआईटी बनाई थी ना, पूछे इतने कि क्या हुआ कांग्रेस नेताओं पे। नहीं, लेकिन पौरुष भाई आप अब तक वन नेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप अब तक वन नेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अपूर्वा जी, मैं आपको डिबेट में ले रहा हूं। अपूर्वा जी, मैं आपको डिबेट में ले रहा हूं, ठीक है? 2 मिनट पौरुष भाई, 2 मिनट। अपूर्वा जी, आपको मैं डिबेट में ले रहा हूं। अपूर्वा जी, बीजेपी वांट्स टू इंपोज वन हिस्ट्री, हम इससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। वन लैंग्वेज, हम इससे जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। वन नेशन, उस पर मेरे पास कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर किसी को यह डर है कि आप एक हिस्ट्री और एक लैंग्वेज थोपना चाहते हैं और वो साउथ में जाकर बोला जा रहा है, तो ये आपको बैकफायर कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने उस बात को समझाने की कोशिश की, वन नेशन में गड़बड़ा गए, लेकिन बाकी 2 बातों में तो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। देखिए स्वप्निल जी, ये बैकफायर करेगा और ये कांग्रेस के लिए ही करेगा। राहुल गांधी जी जितने नादान हैं और कितने समझदार हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं।
एक राष्ट्र बनाने में किसको तकलीफ होनी चाहिए? उसी पार्टी को तकलीफ होनी चाहिए जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया। एक राष्ट्र बनाने में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, लेकिन उसके जिसने आज तक कश्मीर को जो है उसके भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली पार्टी। आप लोग छोटे बम फटा के चला करके। परेश भाई जवाब तो ले लें, देखिए जब आप बोल रहे थे अपूर्वा जी बीच में नहीं बोली, अब अपूर्वा जी का जवाब ले लेते हैं। पुलवामा के आरोपों को आप परेश जी सजा नहीं दिलवा पाए। परेश भाई पुलवामा के नाम पर आप लोग वापस सत्ता में परेश भाई रुक जाए प्लीज। लगातार आप लोग गुमराह करते। अरे परेश भाई रुक जाए ना प्लीज। भारत के पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? 2 मिनट के लिए परेश जी को म्यूट कर दें। मैं पीसीआर से कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए परेश भाई को म्यूट कर दें। मैं अपूर्वा जी को सुनना चाहता हूँ इस वक्त। अपूर्वा जी 2 मिनट। ये भी आपको बताया 2 मिनट अपूर्वा जी 2 मिनट ठीक है 2 मिनट अपूर्वा जी 2 मिनट। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस बात को आप नहीं देख रही है वो बात मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं जो बात आप नहीं देख रही हैं इस वक्त। जब राहुल गांधी वन हिस्ट्री और वन लैंग्वेज की बात, वन नेशन वाले बयान पर तो मुझे भी हंसी आ रही है, मैं इससे मना नहीं करूंगा अपूर्वा जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब वन हिस्ट्री वन लैंग्वेज वाली बात आती है तो साउथ में ये फैक्टर है। साउथ में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में उन्हें ये डर सताता है कि कहीं हम पर हिंदी न थोप दी जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मसला ये है, ये ग्राउंड पर है, लोगों के बीच में है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस पर बात करते हैं, राजस्थानी को शायद आज तक मान्यता नहीं मिली, पर राजस्थानियों के अंदर कोई अराजकता नहीं है कि हमारी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं। पर राजस्थान डरा हुआ नहीं है, साउथ डरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं एक हिस्ट्री की, तो अगर हम मुगलों की हिस्ट्री हटाना चाहते हैं और भारत के उन अनसंग हीरोज की गाथा को हिस्ट्री के अंदर जोड़ना चाहते हैं, जिनके वैभव को, जिनके पराक्रम को, नहीं 2 सेकंड हिस्ट्री जगह नहीं, नॉर्थ के सिलेबस में 2 मिनट अपूर्वा जी 2 मिनट अपूर्वा जी, मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्थ के तमाम स्टेट्स में कितने स्कूलों में साउथ की गौरवशाली हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? कॉलेजेस में जाकर नहीं, मैं स्कूलों में बात कर रहा हूं। वहां स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं हिस्ट्री, आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, क्या चोला एम्पायर नहीं पढ़ाया जाता? क्या वारंगल एम्पायर नहीं पढ़ाया जाता? क्या राष्ट्रकूट एम्पायर नहीं पढ़ाया जाता? ये सारे साउथ के एम्पायर्स थे, क्यों नहीं पढ़ाए जाते? आप एनसीईआरटी की 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताब उठाइए, तो फिर साउथ डरा हुआ क्यों रहता है? राजस्थान बोर्ड की किताबें उठा लीजिए, फिर साउथ डरा हुआ क्यों रहता है? साउथ डरा हुआ रहता है ना कि कहीं हम पर लैंग्वेज थोप ना दी जाए। ऐसा कोई डर नहीं है। हम वेरियस लोगों को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, हिस्ट्री के माध्यम से, राष्ट्रीयता के माध्यम से और राष्ट्रवाद के माध्यम से। ठीक है, हम प्रत्येक चीज का जो है वो सम्मान करते हैं। यूनिटी डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी यूनिटी का सम्मान करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप ये कतई नहीं सोचे। और केरल के अंदर तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी वांट्स टू इम्पोज वन नेशन, पता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर ही वो लोग खेल सकते हैं। इसलिए ठीक, अपूर्वा जी जब कांग्रेस 2 सेकंड ठीक है 2 मिनट अपूर्वा जी राहुल गांधी कहते हैं, जो कह रहे हैं उसी का अब मैं वन नेशन वाले पोर्शन पे आऊं कि बीजेपी वांट्स टू इंपोज वन नेशन, तो मुझे लगता है कि देश तो चाहेगा कि भाई कोई ना कोई वन नेशन थोपे। आप उस बयान को तो सीरियस नहीं ले रहे। कौन सा देश, मुझे एक बात बताइए, कौन सा देश, क्या केरल वासी चाहते हैं कि हमारा देश, हम देश से कट जाए या हमारा देश एक ना हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। ना केरल वासी चाहते हैं, ना तमिलनाडु वासी चाहते हैं, ना आंध्र वासी चाहते हैं, ना कश्मीर वासी चाहते हैं, ना मिजोरम वासी चाहते हैं, और ना वेस्ट के स्टेट्स चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम एक सूत्र में बंधे, भारतवर्ष एक हो, राष्ट्रवाद का नारा चले, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा राष्ट्र अग्रणी बने और विकसित भारत बने। केवल एक ही जना नहीं चाहता, वो है कांग्रेस का आला कमान, और उसके बाद में जो नहीं चाहता है वो है कांग्रेस। परोश जी ये सेंटेंस आपको बैकफायर कर सकता है, इसका कोई बचाव नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास रहा है, और देश को आजादी दिलाने से लेकर देश के पुनर्निर्माण में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा। तो ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के मुखबिरों की भूमिका निभाई, कम से कम वे हमें ना समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान के ना भारत के 2 टुकड़े करे। आप क्यों नहीं कहते कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और भारत के 2 टुकड़े? लेकिन अब एक सवाल
सवाल और, आपके पूर्ववर्ती एक सवाल और मुस्लिम जब आप कांग्रेस की एक साथ सरकार चलाई, 2 मिनट, एक और अहम क्वेश्चन है, एक और वार पलटवार जो आज सुर्खियों में रहा है, मैं उसको भी डिबेट में शामिल कर लेना चाहता हूं। आपने मुफ्ती मुफ्ती के साथ में आपने कश्मीर में सरकार चलाई, ठीक है। अरे दादा रुकिए ना, अपूर्वा जी रुकिए, पौरुष भाई रुकिए, 2 मिनट, अपूर्वा जी रुकिए, पौरुष जी 2 मिनट रुकिए, पौरुष भाई प्लीज, अपूर्वा जी प्लीज 2 मिनट, हाँ ठीक है। ठीक, अपूर्वा जी मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। पौरुष भारद्वाज जी, मैं जब आपने बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। अशोक गहलोत भी आज ये कहते सुनाई दिए कि देश में संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। आप मुझे एक बात याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस राज में अब तक कितनी बार, कितने स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, और बीजेपी राज में या मोदी राज में कितने बार, कितने स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगाए गए? देखिए स्वप्निल जी, जो आपने एक राष्ट्रपति शासन का जो प्रश्न किया मुझसे, और इस प्रश्न के साथ आप भले मुझे कह सकते हैं कि पौरुष जी ने बैकफायर कर दी खुद पे, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपातकाल को। तो देखिए हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई वो संविधान के जो अनुच्छेद है उसके तहत कार्रवाई की गई, और दिखते हुए कार्रवाई की गई। तो अगर यदि कुछ भी हमने कार्रवाई की तो उसने मुझे देखिए एक स्वप्निल जी, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए मेरा प्रवाह टूटता है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने जो भी किया उसके लिए हम बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता के सामने खुले पर्दे पे, खुले मंच पे हम जिम्मेदार थे। उसकी अच्छाइयों के लिए भी हम जिम्मेदार थे और उसकी बुराइयों के लिए भी हम जिम्मेदार थे। परंतु हमने ऐसे गंदे करते तो नहीं किए ना कि धनबल का उपयोग किया, धनबल का उपयोग करके देखिए हम दूसरी सरकारों के विधायकों को खरीदते हैं, उसके बाद में ले जाकर के हम विरोधी पार्टी पे इनकम टैक्स के छापे पड़वाते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, पौरुष भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए पौरुष भाई आप ये यहाँ देखिए जवाब कितना सही देते आप फैक्चुअली गलत हो गए। नहीं 2 मिनट पौरुष भाई 2 मिनट, आप अपना जवाब कितना सही देते आखिरी के मोमेंट पर आकर गलत हो गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सीबीआई, स्वप्निल जी देखिए एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ लोकतंत्र पे, क्या कांग्रेस के राज में भारत के लोकतंत्र पे विश्व के किसी देश ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया? नहीं लगाया। बिल्कुल लगाया, इमरजेंसी के टाइम पे लगाया। कब नहीं लगाया? आप देश की इमरजेंसी के टाइम पे लगाया। आंध्र प्रदेश में जब आपने राष्ट्रपति शासन लगाया था तब प्रश्न चिन्ह दुनिया भर में लगा था। जर्मनी ने दादा कैसी बात कर रहे हैं पौरुष भाई? लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, नहीं 2 सेकंड, मैं कुछ फैक्ट्स रख दूंगा और उसके बाद मैं सवाल ले लूंगा। पौरुष भाई 2 मिनट, अपूर्वा जी 2 मिनट, अपूर्वा जी 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। नहीं पौरुष भाई फिर कुछ फैक्ट्स रुक जाएंगे। आप अपना जवाब देते कहां पर गड़बड़ कर गए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे अपूर्वा जी मैं आऊंगा आपके पास, अपूर्वा जी मैं आऊंगा, लेकिन पौरुष भाई आप रुक जाइए। आपने मेरे से बोला 1 मिनट दीजिए जवाब देने के लिए, मैंने देने दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब, अरे पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए ना दादा। हाँ ठीक है 2 मिनट। अपूर्वा जी रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। आपने लगातार अरे आपने देश के लोकतंत्र में कठोराघात किया और आज आपकी स्थिति ये हो गई कि हो गया, पूरे विश्व हो गया। पौरुष भाई अब रुक जाइए, पौरुष भाई रुक जाइए, पौरुष भाई रुक जाइए। मैं एक बात कह दूं कि जब आपने बताया कि कांग्रेस के बारे में बताया, आपने सारी चीजों को गिनाया कि हमने कब ईडी सीबीआई के छापे पड़वाए, तो मैं याद दिलाता हूं मायावती बार बार याद दिलाती रही कि जब भी चुनाव आते हैं मेरे ऊपर सीबीआई की टीम जांच करने पहुंच जाती है। मुलायम सिंह यादव भी यही कहा करते थे और तब आप पर आरोप लगता था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केंद्र का तोता हो गया। ठीक है अपूर्वा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा जी देखिए, नहीं पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए अब आप प्लीज। मैंने अभी आपको बताया आपका जवाब कहां पर आकर गलत हुआ। आपका जवाब यहां पर आकर गलत हुआ कि मायावती ये कहती थी कि चुनाव आते हैं और कांग्रेस की सरकार मेरे पीछे सीबीआई दौड़वा देती है। मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि जब भी चुनाव आते हैं मेरे पीछे सीबीआई को दौड़वा दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को केंद्र सरकार ने तोता बनाकर रखा है। ये आपके टाइम पर हुआ, आज आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इस बात पर। लेकिन अपूर्वा जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा जी हम देख तो रहे हैं ना कि अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री या अलग अलग जगह पर अनस्टेबिलिटी की चीजें, या राजस्थान में लंबे वक्त तक सरकार को इस डर में रहना कि कहीं बीजेपी विधायक न तोड़ लें,
और कई बार विधायकों को हमने देखा भी है बीजेपी के साथ जाते हुए बिना ही किसी बात के, एक रात में सोते कुछ और हैं और सुबह उठते किसी और तरह से हैं। तो ये क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं हो सकती जो कांग्रेस आप पर लगा रही है? स्वप्निल जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि अगर धारा 356 का अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, 90 बार किया। और अगर इंदिरा गांधी हमने तो संवैधानिक तौर पे किया। आप लोग तो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग तो दादा मैं अभी क्रॉस कर दूंगा 2 सेकंड में फैक्ट्स के साथ। देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। परुष भाई रुक जाए ना, जवाब तो ले लेंगे प्लीज। घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला पूरे देश ने भुगता है। आपकी सरकार के वित्त मंत्री के पति ने आज एक डिजिटल चैनल को बयान में कहा कि इतना बड़ा घोटाला ये सिर्फ भारत के साथ घोटाला नहीं, पूरा वैश्विक। परुष भाई रुक जाए ना बाबा, 2 मिनट रुक जाइए ना। भारत जो है विश्व पटल में तहस हो जाएगा। आपकी सरकार के वित्त मंत्री के पति ने कहा, हमारे कांग्रेसी नेता ने थोड़ी ना कहा। आप इस बात का जवाब नहीं देते। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया आपने। अरे परुष भाई 2 मिनट रुक जाए प्लीज। परुष भाई 2 मिनट रुक जाए। अब आपने संवैधानिक तरीके से किया, असंवैधानिक तरीके से किया, वो मुद्दा नहीं है। अरे परुष भाई रुक जाए ना, मेरा अंतिम सवाल है, बस ले लेने दे प्लीज। 2 मिनट रुक जाइए। अब आप परुष भाई प्लीज रुक जाए। अपूर्वा जी 2 मिनट। अपूर्वा जी 2 मिनट। अपूर्वा जी 2 मिनट। अपूर्वा जी 2 मिनट। अपूर्वा जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी सामने आकर अपने आप को क्लीन क्यों नहीं बता देती? सिंपल सा सवाल है। हमने तो इसको हमने देखिए पहले क्या हुआ करता था, कोई नेता आता था, पौरुष जी हंसिए मत, कांग्रेस भी पाक साफ नहीं है, 1400 करोड़ आप भी जवाब मैं दूंगा। आप लोग जो तर्क देते हैं तर्क भी गुमराह करने वाला है। अपूर्वा जी आप क्या बोलने वाले हैं वो मुझे पता है। अब तो पहले नियम होते थे 20,000 रुपए का, 20,000 ठीक है देती थी कंपनी को। ठीक है नहीं अपूर्वा जी मैं रोक रहा हूँ आपको। परुष भाई मैं भी रोक रहा हूँ आपको। ठीक है मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा आज का दिन भी काफी गर्म रहा वार पलटवारों के जरिए, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होगी कि अब से कुछ घंटों के बाद जब पहले फेज के लिए मतदान हो रहा होगा तो आप सब ये तमाम मुद्दे और बहस तो आप सुन ही रहे हैं। आपने जो प्लान करके रखा है, आपने जो सोचा है, उसके आधार पर बूथों पर पहुंचे और मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी, पौरुष भाई और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।